गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप कैसे हैं? आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। स्टोरी अच्छी लगे तो दूसरों को सजेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है यार, शेयर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो जब हम जिस वीडियो में नहीं बोलते हैं तो ना सही, मगर कर तो सकते हैं यार, सब्सक्राइब कर लिया करें, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी। तो चलिए आप सबको आगे की स्टोरी बताते हैं कि हुआ क्या था। तो प्रीवियस पार्ट दे लेते हैं क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है इसको पोस्ट किए हो इस स्टोरी को। तो बता देते हैं कि स्टोरी में हुआ क्या था। प्रीवियस पार्ट में ऐसा हुआ था कि अव्यांशी और रैना, जो अव्यांशी और रैना होते हैं, वो गए होते हैं मंदिर और पूजा के वजह से अव्यांशी जो होती है वहां पे रैना के साथ खड़ी होती है। उधर से जो निशा होती है वो उसके तरफ देख रही होती है। पंडित जी ने उसको ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया, मुझे ऐसा क्यों, अभी ये सवाल कर ही रही होती है रैना तब तक। अब सुनते हैं आगे क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं, आप सब, स्टोरी सुनाना और सुनना दोनों ही डिफिकल्ट होता है यार। तो थोड़ा सा मेहरबानी दिखाते हुए शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो यार। इस बार इस वीडियो में कई दफ़ा रिपीट कर रही हूँ। तो चलिए बताते हैं आगे स्टोरी में क्या सीन था। रैना जो होती है वो अवैंशी से सवाल कर रही होती है। अवैंशी से सवाल करने का मतलब ये नहीं होता कि उसके डाउट होता है, कुछ बात होती है उसके दिमाग में, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। वो जिस सिचुएशन में होती है उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही होती है। उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है उसको खुद नहीं समझ आ रहा होता है। रैना कहती है, पंडित जी ने उसको ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया और मुझे ऐसा क्यों? अवैंशी, आपको पता है ना कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पता नहीं क्यों आज पंडित जी ने ऐसा बोला तो मुझे तकलीफ हो रही थी। अब वो किस तरह से हो रही थी मुझे नहीं समझ आ रहा, बट हो रही है। वहां पे पूजा विधि संपन्न होती है, सब लोग अपने अपने गाड़ियों में बैठते हैं। निशा के दिमाग में वो सारी चीजें चल रही होती है जो अवंशी ने अनजाने में उससे वो गलती हो चुकी होती है। अनजाने में उसने उसको जो किस किया होता है उस चीज का वो फायदा उठाएगी, निशा ने सोच के रख लिया होता है। जब वो सोच के रखती है कि अब उसकी जिंदगी में जो भी होगा ना, अब वो बाकायदा उस चीज का फायदा जरूर उठाएगी। अवंशी को अपना बना के छोड़ेगी, चाहे जो हो जाए, उसके लिए वो जो करना पड़े। अव्यांशी परेशान तो होती ही है मगर बाकी सारी चीज़ों से भी परेशान होती है। इधर जो होता है, ये लोग जब घर वापस जा रहे होते हैं तो कुछ गुंडे जो होते हैं उनके रास्ते में आ जाते हैं। वो जो रास्ता होता है वो काफ़ी सुनसान होता है और जो कुछ गुंडे आगे सामने खड़े हो जाते हैं और उनके गाड़ियों पे फायरिंग होने लगती है। तो रैना, अव्यांशी, निशा, जब उसके पूरे फैमिली वाले जो होते हैं सब डर चुके होते हैं, वो सहम चुके होते हैं कि ये क्या हुआ अचानक से। वो तुरंत ये जो हमला होता है वो करके चले जाते हैं और बाहर अवंश निकल के देखती है तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। वो जल्दी से गाड़ी ड्राइव करने को बोलती है और घर पहुंचते हैं वो लोग। घर पहुंचने के बाद अव्यांशी पुलिस को इन्फॉर्म करती है। इन्फॉर्म करने के बाद जब पुलिस उसके घर पे आती है तो सबसे बयान लिया जाता है। वहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं अच्छे से बातों को रिकॉर्ड सुनते हैं और फिर वो उस जगह पे जाते हैं। वहाँ पे अवंश उनको लेके जाती है, घर पे सब कुछ छोड़ती है, कहती कि रिलैक्स रहिए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा दैट मीन्स कि मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक ही होगा। तो कहती हैं कि इंस्पेक्टर आप अच्छे से चेक करिए और मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये गुंडे
अचानक से आए यूं, उनको जैसे कि पता था कि हमारा कार इस टाइम पे निकलेगा और इस वक्त पे उनको हमला करना है। इधर आयशा बहुत डर चुकी होती है। वो रैना के पास जाती है, कहती है भाभी। तो कहती है हाँ, क्या हुआ आयशा? तो ये जो हो रहा है, क्या मतलब हम हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है? तो रैना बैठाती है आयशा को अपने पास और उसके हाथों को अपने हाथों में होल्ड करती है और कहती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी दी है ना, वो सब ठीक कर देंगी। आपको पता है ना, वो सारी चीजें ठीक कर देती हैं, कुछ खराब नहीं होने देती। जब आपको पता है कि आपकी दी सब कुछ ठीक कर देंगी तो आपको डरने की क्या जरूरत है? डरना नहीं चाहिए। जितना आप डरोगे, लोग आपको उतना ही डराएंगे। बड़े प्यार से उनको समझाती हैं आयशा को। और आयशा जो होती है कहती है कि जी भाभी, मैं समझ गई कि डरना नहीं है। अगर हम डरेंगे तो लोग हमें उतना ही डराएंगे। तो कहती कि हाँ, तो बस आप जाओ अपने कमरे में आराम करो। कंगना और आयुष, जो कंगना होती है और आशीष, वो हॉल में खड़े होते हैं। उनके सामने निशा होती है। निशा कह रही होती कि ये सब क्या हो रहा है? हाँ, अचानक से ये हमले, कौन कौन हो सकता है? तो कंगना कहती है कि और कौन होगा? अवियांशी ने दुश्मन कम थोड़ी ना बना के रखे हैं, बहुत सारे दुश्मन बना के रखे हैं। उसके दिमाग में पता नहीं क्या ही चलता रहता है, लोगों से दुश्मनी करती फिरती रहती है। पता है ये कोई नहीं है, उसके बाद तो कोई उसके घर को देखेगा नहीं। और उसका भाई जो है एक नंबर का नल्ला है। उसकी तरफ देख के बोलती है और टोन काटते हुए वहां से चली जाती है। आशीष अभी वहां से चला जाता है कि देख, इस औरत का कुछ नहीं हो सकता। ये जब देखो तब मुझे टोन काटती रहती है, पता नहीं ये खुद कितना करती है। मैंने किस मनोज गरी में से शादी कर ली। निशा कहती है यार, क्या घर वाले हैं, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं। जया जी सीढ़ियों से उतर रही होती है और जया जी बोलती हैं कि निशा। तो कहती है हाँ हाँ माँ। तो कहती हैं कि किचन में जाओ और थोड़ा सा पानी गर्म करके लाओ और ले जाके दादी के रूम में रखवा दो। तो कहती है ठीक है, अभी यही काम रह गए हैं मुझे करने को। मतलब हाउ, मतलब मैं क्या करूं? तो वो जाती है पैर पटकते हुए और किचन में पानी गर्म करती है और दादी के रूम में रख देती है। दादी जो होती हैं काफी थक चुकी होती हैं और डर भी चुकी होती हैं। वो दोनों लोग बात कर रहे होते हैं कि ये हमला कैसे हो गया और अवंशी अभी तक आई क्यों नहीं। जो उनकी दादी होती है वो फोन करती है अव्यांशी को, कहती है अव्यांशी तुम अभी तक आई क्यों नहीं बेटा, जल्दी घर आ जाओ। तो कहती है हाँ दादी मैं आ रही हूँ, आप डरो मत, सब ठीक है। तब तक इधर जो उनकी फ्रेंड जो स्नेहा होती हैं, लड्डू होते हैं, वो उनके घर पे ही होते हैं। वो लोग बोलते हैं जया जी को कि आंटी हम लोग घर जाते हैं, आपको यदि किसी भी चीज़ की नीड हो तो आप हमें फ़ोन कर लीजिएगा और अव्यांशी को आते ही मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। स्नेहा बोलती है। स्नेहा ये बोल के चली जाती है और लड्डू को लेके इधर अव्यांशी घर आती है। घर आने के बाद जय जी हॉल में ही बैठी होती है। कहती कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना, कुछ पता चला? तो कहती कि नहीं माँ, कुछ पता नहीं चला किसने ये सब किया है, मगर मुझे पता है कि ये सब किसने किया है। जरूर प्रीत और रवि का ही काम है। तो कहती कि बेटा वो तुम अपनी दुश्मनी उन लोगों से खत्म क्यों नहीं कर लेती? हाँ, क्या मिल रहा है दुश्मनी निभा के, अपने ही दोस्तों से इस तरह से दुश्मनी करके? तो कहती कि माँ मैंने उनसे दुश्मनी नहीं की है, दुश्मनी उन्होंने स्टार्ट की है। मैं बस पूरा कर रही हूँ उन लोगों के साथ। उनको समझ नहीं आ रहा है कि किसी की जिंदगी छीनना आसान है मगर किसी को जिंदगी देना मुश्किल है।
मगर मैं उनकी ज़िंदगी में नर्क घोल के रख दूंगी। उन्होंने अव्यांश सिंह देव से पंगा लिया है और बेहद जल्दी मैं इस बात को समझा दूंगी उनको। अभी तक तो मुझे लग रहा था कि वो मेरे फ्रेंड है, संभल जाएंगे संभल जाएंगे संभल जाएंगे। मैं उनको मौके पे मौके दिए जा रही थी, मगर नहीं, इनको समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझाना पड़ेगा इनको। तो जो जज होते कहते कि बेटा तुम्हें ऐसे इस तरह से अपने दोस्तों से गुस्सा करना, इस तरीके से उनसे दुश्मनी निभाना क्या ये सही है? सॉरी, क्या ये सही है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये जो करती हो, जो तुम ये कर रही हो, वो सही है? या देखिए, मुझे नहीं पता माँ कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, कितना सही है। बस मुझे इतना पता है कि अगर मेरे घर वाले, मेरे परिवार वालों पे अगर किसी ने नज़र डाली तो मैं उसका वो हश्र करूंगी कि वो सोच भी नहीं सकते। और उन्होंने बहुत गलत करा है। जब मैं अपने घर वालों के साथ हूँ तो इस तरीके का नहीं, ये नहीं चलेगा। और वहां से वो अपने कोट को उतारते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है। जब सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है, जया जी उसको पीछे से जाते हुए दिख रही होती है। उसका वो गुस्सा उसकी आंखों में वो दिखा होता है और जया जी वो गुस्सा महसूस कर पाई होती है। शायद उनको समझ आ चुका होता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो भले घर वालों के सामने शांत है, मगर उसके दिल में जो अभी आग लगी है वो इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं है। जया जी इधर भगवान जी से प्रे करती हैं कि भगवान जी, मैंने आज तक अपनी बेटी को समझा नहीं, बट जब समझना स्टार्ट किया प्लीज उसको मुझसे दूर मत करना। मैं आपसे विनती करती हूँ, उस पर अपना कृपा बनाए रखना। उसके अलावा इस घर को कोई संभाल नहीं सकता है। प्लीज भगवान जी। वो ये कह के मंदिर में चली जाती हैं दिया बत्ती लगाने के लिए। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब वो जा रही होती है अपने कमरे की तरफ, तब तक निशा उनका रास्ता रोकती है। अरे पतिदेव, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा रुक जाइए, हमसे भी बात कर लीजिए। तो कहते हैं निशा प्लीज अभी नहीं, ठीक है? मेरे को अभी कोई बात नहीं करनी है, मुझे अभी जाने दो। तुम हमेशा भड़कते क्यों रहती हो शा? तुम्हें क्या लगता है वंशी कि तुम ऐसे भड़कती रहोगी, गुस्सा करती रहोगी तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? नहीं, अभी मैं तुम्हें जाने देती हूँ, मगर तुम्हारी जिंदगी में जगह मेरी ही होगी, देख लेना। उसको वो जाने देती है। जब वो अपने कमरे में पहुंचती है तो रहना कमरे में होती है। अव्यांशी का दिमाग इस तरीके से खराब देख के वो अपना कोट फेंकते हुए वॉशरूम में चली जाती है। हालांकि वो रैना को देखती है मगर रैना से कुछ बोलती नहीं है और जाके अपना फेस वॉश करती है। वॉश करने के बाद वो शीशे में देख के, कौन है ये? कौन नई दुश्मनी निकालने के लिए आ गया? अगर घर वालों में से किसी को कुछ हो गया होता तो? मैं इस तरीके से लापरवाह नहीं हो सकती। कोई मेरे घर वालों पे इस तरह से अटैक कर रहा है तो वो कल को कुछ भी कर सकता है। मुझे कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। वो फट से अपने पॉकेट से फोन निकालती है और जॉन को कॉल लगाती है। जो जॉन जो होता है उधर कॉल उठाता है, सॉरी, जो उसका मैनेजर होता है, जो अवांशी का मैनेजर होता है, वो फोन उठाता है। मैनेजर को अपने बोलती है कि सुनो, तुम्हें एक ऐसे इंसान को हायर करना है जो 10 लोगों पे भारी पड़े, और ऐसे इंसान को एक दो लोगों को हायर नहीं करना है, कम से कम 50 लोगों को हायर करना है और मेरे घर पे भेजो सिक्योरिटी के लिए। और जल्दी से जल्दी, 1-2 दिन का नहीं, 1 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, इससे ज्यादा तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तो जल्दी करो।
वो ये बात सुन के फ़ोन तुरंत रख देता है उनका मैनेजर, और वो कॉल लगाता है। हेलो, सेफ्टी सिक्योरिटी एजेंट बात कर रहे हैं? तो कहते हैं कि हाँ, बोलिए, बात हो रही है आपकी। तो आपके पास इस वक़्त कितने सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं? तो आपको कितनी नीड है? तो कहते हैं कि अब 50। तो वो हक्का-बक्का रह जाता है कि 50 अर्जेंट में? तो हाँ, आपको जो अमाउंट चाहिए आपको वो अमाउंट मिल जाएगा। अभी के अभी वो एड्रेस भेजता है, इस एड्रेस पे आप अपने गार्ड्स भेजिए। वहाँ पे वो गार्ड्स अरेंज कराता है और भेजता है। वो गार्ड्स काफ़ी अच्छे खासे मुस्तंडे होते हैं। थोड़े ही देर में, देखते ही देखते कुछ ही पलों में पहुंच जाते हैं वैंशी के घर पे, जो देव मेंशन होता है वहाँ पे। देव मेंशन पहुंचने के बाद उनका मैनेजर उनको वापस कॉल करता है। वैंशी अभी वॉशरूम में ही बैठी हुई होती हैं। तो जब कॉल उठाती तो कहती कि हाँ बताओ, हो गया काम? तो कहते हैं कि हाँ मैम, हो गया है, और जो गार्ड्स हैं वो घर पे पहुंच भी गए हैं। तो कहती कि वेरी गुड, और वो टॉवल लेके वॉशरूम से बाहर निकलती है। वो अपना फ़ोन रख चुकी होती है, और जब वो रहना देखती है, कहती क्या हुआ अवैंशी? अभी? कहती हाँ। तो कहती किस सोच में खोए हुए हो? कहती कि नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम अभी तक सोई नहीं? तो कहती कि नहीं, इतने शाम को नींद किसको आती है? तो कहती कि हाँ, ये भी है। अ, मैं भी कुछ भी पूछ रही हूँ। वो जब बैठती हैं, तो जब वो बैठती हैं तो अवैंशी जो होती हैं रैना से कहती कि रैना, मुझे कुछ बोलना था। तो कहती हाँ, बोलिए। वो मुझे ना, तो कहती कि हाँ, आपको कुछ बताना था, कुछ इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज़ तुम बड़े आराम से सुनना। तो कहते कि हाँ, मैं सुन रही हूँ, आप बोलो तो सही। उनके फेस को अपने हाथों में होल्ड करके कहती कि आराम से बताओ, उनके आंखों में आंखें डाल के ऐसे बातें करते हुए जब वो बोल रही होती हैं, तो अभियांशी को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है। वो सुकून वो खोना नहीं चाहती हैं। निशा के साथ जो इंसिडेंट्स हुआ रहता है, वो काफ़ी ट्राई करती हैं रैना को बताने के लिए, मगर वो बता नहीं पा रही होती हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि रैना इस बात को कैसे लेंगी, क्या कहेंगी, कहीं उनसे वो नाराज़ ना हो जाए। उनके दिमाग में ये भी बात चल रही होती है, मगर उनसे बिना सच बताए वो रह भी नहीं पा रही होती हैं। अव्यांशी जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो उठती हैं, और अब उनको बैठा के उनके हाथों को अपने हाथों में होल्ड करके जब बोलने जा रही होती हैं, तब तक उनके फेस पे, उनके मतलब चेक पे जो रहना होती है वो किस करती हैं। कहती है रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, घर वाले भी ठीक हैं और अब मैं भी ठीक हूँ, सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, इतना क्यों परेशान हो रहे हो आप? कहती कि नहीं, कुछ बात और है। तो कहती कि कुछ बात और है मतलब? तब तक फ़ोन का रिंग फिर से बजने लगता है अव्यांशी के, और वो अपना फ़ोन फिर से निकालती है, देखती है कि उस पे फ़ोन किसी और का नहीं, बल्कि उनकी फ्रेंड स्नेहा का होता है। वो कहती है 1 मिनट ना। वो फ़ोन उठाती है, कहती कि तू घर पे कब आई, और तू एक बार फ़ोन नहीं कर सकती? मैंने कितने बार तेरे को कॉल लगाया। हाँ? तो कहती कि सॉरी यार, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा। तू घर पहुँच गई? तो कहती कि हाँ, लड्डू को मैंने घर छोड़ दिया है और मैं घर ही जा रही हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है, तू घर पहुँच और अपना ध्यान रखना। तो कहते हैं कि तू भी, और ज़्यादा परेशान मत हो, कुछ किसी को कुछ नहीं हुआ।
तो कहती कि हाँ हाँ पता है, किसी को कुछ नहीं हुआ, तू रिलैक्स कर और घर पे जाके आराम कर, और कुछ लगे तो कॉल करना। कहती है ठीक है, चल बाय, टेक केयर करके वो फ़ोन रख देती हैं। और जैसे ही वो फ़ोन रखती हैं, देखते हैं कि अभियांशी जो सामने देखती है कि रैना उनके सामने बैठी हुई होती हैं, जो अचानक से उठ के वो दरवाजे की तरफ जा चुकी होती हैं। जब वो दरवाज़ा की तरफ जाती हैं तो देखती हैं कि दरवाजे पे जो रैना जो खड़ी होती हैं, वो जयाजी से बात कर रही होती हैं। वो जब देखते हैं कि वो उनके मॉम से बात कर रही हैं, तो कुछ बोलती नहीं है, वो कपड़े निकालती है अपने ड्रॉर से और वो चेंज करने के लिए चली जाती हैं। जब वो चेंज करके आती है तो दरवाज़ा लग चुका होता है और रहना बैठ चुकी होती है बेड पे। वो आती है बेड पे, वो भी बैठती है और अपने सर को बेड से टिकाते हुए कहती क्या हुआ आव्यांशी, सर दर्द हो रहा है क्या? तो कहती हैं कि नहीं, सर दर्द नहीं हो रहा है। तो कहती है कि फिर? तो कहती हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी और वो बात हो नहीं पा रही है। तो कहती है कि ओके ठीक है, अभी बोलो आप क्या बात करनी है। तो तब तक आयशा नीचे से आवाज दे रही थी, भाभी भाभी। तो कहती कि मैं अभी आती हूँ, आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं आती हूँ। वो फिर से 2 मिनट करके जो हमारी अव्यांशी होती है वो बोलने की कोशिश कर रही होती है, उसको समझाने की कि क्या बात हुई थी, कैसे हुआ था और क्या था। वो कुछ बोले उससे पहले ही रैना जा चुकी होती है। अरे यार, इस लड़की को कैसे समझाऊं, मैं एक ही बात तब से कहने की कोशिश कर रही हूँ। इधर वो जिस डॉक्टर से बात की होती है, अपॉइंटमेंट ली होती है, वो उसको नोटिफिकेशन आ जाता है कि अगले मॉर्निंग उसको डॉक्टर से मिलने जाना है। डॉक्टर से मिलने जाना है और नोटिफिकेशन देख के अब कहती कि अब ये भी इतनी जल्दी, मैंने तो अभी तो ये बताया भी नहीं। इधर जो अवेंशी होती है ये देख के थोड़ा सा और टेंशन हो जाती है और अपने विंडो से बाहर देखने लगती है गार्ड्स को कि ठीक से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई सो तो नहीं रहा। उस घर वालों से ज़्यादा टेंशन हमारी अव्यांशी को हो चुका होता है कि अचानक से जो ये इंसिडेंस हुआ होता है, ये क्यों हो चुका होता है, किस लिए हो चुका होता है, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इधर कहानी को शिफ्ट करते हैं। जो प्रीत और रवि होते हैं, प्रीत और रवि, उनके साथ जो जय होता है, गाइस ये जो प्लान था ना एकदम फुसकी प्लान था। मैंने तो कहा कि उसको मार ही डालते हैं, उसकी पूरी फैमिली को। तो रवि बोलता है कि नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। हाँ, उनकी फैमिली में रहना भी है और उसको कुछ होगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तो भाई आप कैसे भूल जाते हो, अव्यांशी भी तो है, प्रीत बोलती है। और अव्यांशी को कुछ होगा तो मुझे कैसे बर्दाश्त होगा? आप सब अपना अपना सोच रहे हो। तो ये तुम दोनों भाई बहन चुप कर जाओ यार। मतलब तुम दोनों को अपने अपने भाई बहन अलग स्टोरी में लगे हुए हो। मुझे मेरा बस बदला चाहिए। तो उधर से अभिषेक आता है, कहता है कि तुम दोनों को ही, तीनों को बदला नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए। उसने मेरी कंपनी को डुबो डाला है। मैं एक माना जाना बिजनेसमैन था और उसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये जो चारों होते हैं, ये चारों की जो कहानी होती है सेम होती है। प्रीत और रवि जो होते हैं अपने अपने लेवल पे आके अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं। प्रीत कहती है कि जो कुछ भी हो मगर अव्यांशी को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी मुझे किसी से लेना देना नहीं है। रवि कहता है कि रैना को भी कुछ नहीं होना चाहिए। कहते हैं यार तुम दोनों चुप हो जाओ, अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे ना तो एक दिन आएगा कि तुम दोनों को बाहर कर दूंगा मैं। अभिषेक बोलता है। तो अभिषेक जब ये बोलता है तो प्रीत बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आके, तुम मेरे घर से वापस, मतलब तुम मेरे को अपने घर से निकालोगे? हाँ,
ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, भूल गए हो क्या? तो कहते हैं अरे हाँ याद है मुझे, तुम्हारा घर है, तुम मत मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। हाँ, तो मगर ऐसा प्लान किसने बनाया? अगर उन दोनों में से कुछ किसी को कुछ हो जाता तो? हाँ, बाकी किसी को भी कुछ भी हो, बस उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। इधर प्रीत शांत होती है, कहती कि इस बार कुछ स्ट्रांग प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे कि उनके घर में ऐसा दरार पड़े जो कोई भी घर वाला एक दूसरे को मदद करने ना आए। तो अभिषेक कहता कि पहले आशीष तुम्हारे हाथ तो आया था ना, तो क्या हुआ? अरे वो कंगना, कंगना ने पलटी मार ली है, अब वो बात ही नहीं करती, कुछ पता ही नहीं चलता उस घर में क्या चल रहा है। प्रीत कहती है कि अभी भी हमारे पास होप है निशा, अगर हम उसे अपनी तरफ कर ले तो कहती है जो अभिषेक होता है कि वो हमारा हेल्प क्यों करेगी? अरे एक बार उसने हमारी हेल्प की है, एक बार और कर देगी, बस उसके फायदे का सौदा होना चाहिए। तो कहती हैं कि कहते हैं सब लोग कि ठीक है, कुछ प्लान और करते हैं, कुछ इतना बड़ा जिसमें सब घर वाले अलग हो जाएं। अभिषेक कहता है और फिर कहानी को सेट करते हैं रैना पे। रैना जो होती है किचन में काम कर रही होती है और काम करते वक्त मतलब खाना सबके लिए तैयार करा रही होती है, क्योंकि सब लोग डरे हुए होते हैं, सब लोग अपने अपने कमरे में होते हैं, किसी को भी ये एहसास नहीं होता कि खाना भी खाना है, क्योंकि पूरे दिन उन लोगों ने खाना नहीं खाया होता है और शाम ढली होती है तो ऑफ कोर्स सब लोग खाना खाएंगे। तो वो खाने की तैयारी करवा रही होती है। निशा किचन में तब तक एंट्री ही लेती है। निशा बोलती है कि ओ हो, कितना काम करना पड़ रहा है ना रहना, वो भी इस घर में। तुम्हें कितना बुरा लगता होगा ना कि तुम्हारे इस घर में कुछ है नहीं, फिर भी तुम इसमें इस घर में मुंह उठा के रह जा रही हो। तो तुरंत उसी पे जवाब रहना देती है, अच्छा ये तुम बता रही हो निशा, जिसे कोई बात तक नहीं करता और इस घर की बहू बनी फिरती रहती हो। तुम हमेशा मेरे सामने क्यों आ जाती हो अपनी बेइज्जती करवाने के लिए? तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें इस घर में कोई पसंद तो करता नहीं है, मगर तुम्हें जबरदस्ती के रिश्ते जोड़ने हो तो निशा तुमसे सीखनी चाहिए। और मैंने किसी से जबरदस्ती रिश्ते जोड़े नहीं हैं, मैंने रिश्ते बनाए हैं। रिश्ते तुम जोड़ती हो, जैसे अव्यांशी के साथ जोड़ी हो। किस हालात में, याद तो होगा ना? तो ये थे कि हाँ, मुझे याद है, बिल्कुल याद है कि किस हालात में मैंने अव्यांशी से रिश्ता जोड़ा था। मगर आपको नहीं पता है रैना जी कि कभी न कभी मेरा पति तो मेरा ही होगा ना, तो मैं बस अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि जिस पे मेरा अधिकार ना हो और मैं उस पे अधिकार जताते फिरूं। तो कहती हैं कि शट अप नशा, मैं तुम्हारी बकवासें सुन रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास तुम्हें जवाब देने के लिए बहुत सारा वक्त पड़ा है। तो कहती कि वैसे भी तुम जवाब दोगी क्या? तुम्हारे पास होगा तो जवाब दोगी ना, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो दोगी क्या? कहते कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पास कितना जवाब है, तुम कितना जवाब देती हो, वो मुझे दिखा है, ठीक है, तो तुम मुझे मत बताओ। वहां से वो रहना जाने लगती तो कहती कि हाँ, अभी परसों की रात की बात है, मेरे पति ने मुझे कस किया था, वो भी इस तरह से, इस तरीके से पकड़ के
कि हाय, मैं इस मोमेंट को सोच के खुश हुए जा रही हूँ। एक दिन मेरा पति मेरे पास होगा और तुम अकेली होगी रहना। जब ये बात बोलती है रहना के पैरों तले वो जमीन खिसक जाती है और कहती कि ये कैसे हुआ? क्यों? अवंशी ने नहीं बताया तुम्हें? देखो, तुमसे तो वो प्यार है नहीं। आज मंदिर में भी तो यही चीज प्रूफ हुआ। पंडित जी ने तुम्हें सदा सुखी होने का आशीर्वाद दिया और मुझे सदा सुहागन। थिंकिंग, सोच, थोड़ा दिमाग लगाओ रहना। अगर प्यार तुमसे था तो किस मुझे क्यों? और वो ये आग लगा के चली जाती है। जब वो आग ये लगाई होती है तो इस आग के लप कितने ऊपर तक उठेगी? इस आग का जो जिसमें वो खुद जल ही रही है झुलसाने के लिए रहना और अव्यांशी, और ये तीनों के जो बीच में जो दरमियान जो रिश्ता होता है वो कैसे झुलसेगा? वो तो सुनना या लायक रहेगा। तो ये तो बोल के चली जाती है। रहना सोचने लगती है क्या ऐसा हुआ था? उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। और ऐसा हुआ था तो अवंशी ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? वो ये सोचने लगती है। और उस वक्त निशा को तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया होता है। खाना वो टेबल पे लगाती है, सबको बुलाती है, कमरे में जाके सबको बुला के लेके आती है। सब लोग खाने पे बैठ चुके होते हैं और इस बार जो हमेशा अवंशी रैना का प्लेट सॉरी अवंशी का प्लेट लगाती है वो नहीं लगाती। वो निशा प्लेट लगाती है अवंशी का। जब अवंशी नीचे आती है तो देखती है कि उसका प्लेट निशा लगा रही है और रैना एक साइड खड़ा होकर बस वो देख रही है। ऐसा देख के अवंशी थोड़ा सा उसको अलग लगता है कि आज अचानक से ये क्या हुआ। तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्या रहना अपनी बात कहेगी अवंशी से? क्या होगा आगे? तो बाय बाय, टेक केयर एंड सुनते रहिए।